नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा और आपके साथ मैं हूं निशा रौतेला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए संसद भवन का उद्घाटन 28 मई को करेंगे। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत बनी ये बिल्डिंग प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने गुरुवार को पीएम मोदी से मुलाकात की और उन्हें नए संसद भवन के उद्घाटन के लिए आमंत्रित किया और उद्घाटन की तैयारियां शुरू कर दी गई। नई बिल्डिंग के सिविल स्ट्रक्चर की सफाई शुरू कर दी गई है और नए संसद का निर्माण जनवरी 2021 में शुरू हुआ था। 64,500 वर्ग मीटर में बना नया संसद भवन 4 मंजिला है। इसमें 3 दरवाजे हैं। इन्हें ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार नाम दिया गया है। सांसदों और वीवीआईपीज के लिए अलग एंट्री है। नया भवन पुराने भवन से 17,000 वर्ग मीटर बड़ा है और इस पर भूकंप का असर नहीं होगा। इसका डिजाइन HCP डिजाइन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड ने तैयार किया है। इसके आर्किटेक्ट बिमल पटेल हैं और नई बिल्डिंग की सबसे बड़ी विशेषता संविधान हॉल है। कहा जा रहा है कि इस हॉल में संविधान की कॉपी रखी जाएगी। इसके अलावा महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, देश के प्रधानमंत्री की बड़ी तस्वीरें भी इसमें लगाई जाएंगी। तिकोने आकार के नए संसद भवन का निर्माण 15 जनवरी 2021 को शुरू हुआ था और इस बिल्डिंग को पिछले साल नवंबर में पूरा हो जाना था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 दिसंबर 2020 को नए संसद भवन की आधारशिला रखी थी और इसी के साथ तब उन्होंने कहा था कि संसद की नई बिल्डिंग से अधिक सुंदर कुछ नहीं हो सकता। जब भारत अपनी आजादी के 75 साल मनाएगा। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए संसद भवन का उद्घाटन 28 मई को करेंगे। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत बनी बिल्डिंग प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने गुरुवार को पीएम मोदी से मुलाकात की और नए संसद भवन के उद्घाटन के लिए उन्हें आमंत्रित किया। भवन का उद्घाटन 28 मई को करेंगे। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत बनी ये बिल्डिंग प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने गुरुवार को पीएम मोदी से मुलाकात की और उन्हें नए संसद भवन के उद्घाटन के लिए आमंत्रित किया गया। उद्घाटन की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। नई बिल्डिंग के सिविल स्ट्रक्चर की सफाई शुरू कर दी गई है। नए संसद का निर्माण जनवरी 2021 में शुरू हुआ था। 64,500 वर्ग मीटर में बना ये नया संसद भवन 4 मंजिला है। इसमें 3 दरवाजे हैं। इन्हें ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार नाम दिया गया है। सांसदों और वीआईपीज के लिए अलग एंट्री यहां पर है और नया भवन पुराने भवन से 17,000 वर्ग मीटर बड़ा है। इस पर भूकंप का असर नहीं होगा। इसका डिजाइन HCP डिजाइन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड ने तैयार किया है। इसके आर्किटेक्ट बिमल पटेल हैं और नई बिल्डिंग की सबसे बड़ी विशेषता संविधान हॉल है। कहा जा रहा है कि इस हॉल में संविधान की कॉपी रखी जाएगी। इसके अलावा महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, देश के प्रधानमंत्रियों की बड़ी तस्वीरें भी इसमें लगाई जाएंगी और तिकोने आकार के नए संसद भवन का निर्माण 15 जनवरी 2021 को शुरू हुआ था। इस बिल्डिंग को पिछले साल नवंबर में पूरा हो जाना था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 दिसंबर 2020 को नए संसद भवन की आधारशिला रखी थी। तब उन्होंने कहा था कि संसद की नई बिल्डिंग से अधिक सुंदर कुछ नहीं हो सकता। जब भारत अपनी आजादी के 75 साल मना रहा है। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए संसद भवन का उद्घाटन 28 मई को करेंगे। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत बनी ये बिल्डिंग प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने गुरुवार को पीएम मोदी से मुलाकात की और उन्हें नए संसद भवन के उद्घाटन के लिए आमंत्रित किया। उद्घाटन की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। नई बिल्डिंग के सिविल स्ट्रक्चर की सफाई शुरू कर दी गई है। नए संसद का निर्माण जनवरी 2021 में शुरू हुआ था। 64,500 वर्ग मीटर में बना नया संसद भवन 4 मंजिला है। इसमें 3 दरवाजे हैं। इन्हें ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार नाम दिया गया है। सांसदों और वीआईपीज के लिए अलग एंट्री यहां पर रहेगी और नया भवन पुराने भवन से 17,000 वर्ग मीटर बड़ा है। इस पर भूकंप का असर नहीं होगा।
इसका डिजाइन HCP डिजाइन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड ने तैयार किया है। इसके आर्किटेक्ट बिमल पटेल हैं। नई बिल्डिंग की सबसे बड़ी विशेषता संविधान हॉल है। कहा जा रहा है कि इस हॉल में संविधान की कॉपी रखी जाएगी। इसके अलावा महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, देश के प्रधानमंत्रियों की बड़ी तस्वीरें यहां पर लगाई जाएंगी। और तिकोने आकार के नए संसद भवन का निर्माण 15 जनवरी 2021 को शुरू हुआ था और इस बिल्डिंग को पिछले साल नवंबर में पूरा हो जाना था और पीएम मोदी ने 10 दिसंबर 2020 को नए संसद भवन की आधारशिला रखी थी। तब उन्होंने कहा था कि संसद की नई बिल्डिंग में सबसे अधिक सुंदर कुछ नहीं हो सकता जब भारत अपनी आजादी के 75 साल मनाएगा। उद्घाटन 28 मई को करेंगे। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत बनी ये बिल्डिंग प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने गुरुवार को पीएम मोदी से मुलाकात की और उन्हें नए संसद भवन के उद्घाटन के लिए आमंत्रित किया। उद्घाटन की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। नई बिल्डिंग के सिविल स्ट्रक्चर की सफाई शुरू कर दी गई है। नए संसद का निर्माण जनवरी 2021 में शुरू हुआ था। चलिए इस पूरे मुद्दे पर करेंगे चर्चा। उससे पहले कुछ खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपका परिचय उनसे करवा देती हूं। बीजेपी से नेता प्रदीप भटनागर जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं और कांग्रेस से रतन तिवारी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजनीतिक विश्लेषक राकेश सिंह परमार जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए सीधा सवाल रतन तिवारी जी से ले लेते हैं। रतन जी, नए संसद भवन का पीएम उद्घाटन करने जा रहे हैं। आपको भरोसा है कि नए संसद भवन के साथ नए भारत का भी निर्माण होगा? ईशा जी, सबसे पहले आपका नमस्कार। नमस्कार। देखिए, नए संसद की जरूरत इस देश को नहीं थी, लेकिन प्रधानमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट उन्हें 1200 करोड़ से ज्यादा खर्च करके इस नए संसद का निर्माण कार्य किया, उसका उद्घाटन करने जाते हैं। उन्हें शुभकामनाएं देता हूं, लेकिन इस देश को जरूरत है बहुत से काम करने हैं। निशा जी, संसद की जरूरत नहीं थी। किसान परेशान है, युवा परेशान है, महिला परेशान है, लेकिन प्रधानमंत्री जनता के पैसे को दोनों हाथ से लुटा रहे हैं। लेकिन ये उद्घाटन करना उनकी बौखलाहट है कि सामने जिस प्रकार से कर्नाटक ने उनको जोरदार तमाचा मारा है, इसके लिए उद्घाटन कर रहे हैं। लेकिन नए संसद की जरूरत थी ही नहीं निशा जी। तो नए संसद की अगर उद्घाटन कर रहे हैं, उनको मैं शुभकामनाएं देता हूं। और ये दूसरा मैं कहता हूं कि इस देश के लिए सोचे, इस देश के युवाओं के लिए सोचे, इस देश के किसानों के लिए सोचे। चलिए ठीक है। प्रदीप जी, आज बीजेपी नहीं, कांग्रेस नहीं, आप सभी को कोटि कोटि शुभकामनाएं, लेकिन अब नए भारत का इरादा, नई संसद का इरादा होना चाहिए। अब कोई बूढ़ा बाप अपने बेटे की लाश लेकर अस्पताल के बाहर खड़ा नहीं होना चाहिए और कोई गर्भवती स्त्री दूर दराज के इलाकों में इलाज के लिए अपना दम घोटती हुई नजर नहीं आनी चाहिए। प्रदीप जी, चलिए उनसे हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा। राकेश जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। राकेश जी, नए संसद भवन का निर्माण पीएम जो है इसका उद्घाटन करने जा रहे हैं, क्या कहेंगे और किस तरीके से देखते हैं इस नए संसद भवन को? नमस्कार और आपके सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। देखिए, नया संसद नए भारत की रिक्वायरमेंट है और ये नए भारत का ड्रीम प्रोजेक्ट है। ये मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट नहीं है। भारत जिस तरह से दुनिया में अपना स्थान बना रहा है,
जहाँ का वो मेंबर ना है वहाँ भी सादर आमंत्रित हो रहा है। यह 140 करोड़ 45 करोड़ लोगों के जन भावनाओं और उनका जीत है। संसद का जो अभी वाला भवन है, वो भवन के अंदर अगर आप कभी गए होंगे तो बड़ा जर्जर व्यवस्था है। राज्य मंत्री स्तर के लोगों को अंदर संसद में बैठ करके काम करने के लिए कमरा अलॉट नहीं होता। उप मंत्री का तो छोड़ ही दीजिए। मतलब अगर मंत्रिमंडल सदस्य ही संसद भवन में बैठ करके काम नहीं कर सकता है तो वो ये समझ लीजिए कि किस तरह का काम होता है। दूसरा क्या है कि देश में ना जनसंख्या बहुत बढ़ी हुई है। अभी जो संसद के सदस्यों की परिकल्पना है वो बहुत पुरानी जनसंख्या के आधार पर है। अब बहुत सारा परिष्करण होना बाकी है, जिससे सदस्यों की संख्या बढ़ेगी तो उनको बैठने के लिए स्थान की कमी पड़ेगी। अभी का संसद व्यापक परिदृश्य में है। कुछ बातें जो मैं नहीं कहना चाहता, कुछ सदस्य संख्या जो बारे में मिलने वाले हैं, ऐसा अगर अभी के प्रधानमंत्री और हमारे देश के सारे लोगों की सहमति रही तो कुछ उत्साह में आएंगे, उनके लिए भी बैठने की जरूरत पड़ेगी। अभी भी 4 सीट उनके लिए आरक्षित है जो वो आते नहीं है। तो इन सबको देख करके यह भवन बहुत आवश्यक था, अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस था। अपने अपने संसद सदस्यों को मिलने के लिए लोग उनके कुटी पर जाते थे। वो कहते थे ठीक है, चिट्ठी लिखाने के लिए बाद में आना, फिर उनको जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। वो सारा चीज जिस तरह का आप एक ठेठ भाषा में समझिए, आप किसी मॉल में जाती हैं तो गेट पर गाड़ी पार्क कर देने के बाद आपको सिनेमा देखना है तो वहाँ सिनेमा हॉल है, आपको परचेज करना हो तो परचेजिंग है, सब कुछ सुविधा है। संसद भवन में भी आप अपने सांसद से मिलना चाहे या मंत्री से मिलना चाहे या प्रधानमंत्री से मिलना चाहे, अगर आप इंटाइटल है तो वो सारा सुविधा वहां पर है। तो हम रहा सवाल खर्चे की बात, तो हमें तो भोजन ही छोड़ देनी चाहिए ना। देश में तो कई लोगों के पास भोजन ही नहीं मिला तो हम खाना काहे लिए खा रहे हैं। 140 करोड़, पांचवा सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था हमारा है और हमको ये 2500 करोड़ रुपए की जरूरत अगर कमी हो रही है और उससे काम रुक रहा है तो ये बड़ा बचकाना बयान है। क्योंकि 1952 से अब तो संसद नहीं बना था तो अस्पतालों की दशा कहाँ थी, सड़कों की दशा कहाँ थी, स्वास्थ्य सेवाएं और शिक्षा व्यवस्था कहाँ थी हमारे देश में। ये संसद बन जाने के बाद सारा पैसे इसमें लग गया, बाकी नहीं हो पाएगा। यह बयान बिल्कुल ठीक नहीं है और मैं समझता हूं कि नई परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यह संसद अत्यंत आवश्यक था। हाँ, संसद में बैठने वाले लोग नए व्यवस्था के अनुरूप काम करें, जनभावनाओं पर खड़े उतरे, तब जाकर इसकी सार्थकता होगी। नहीं तो पुराने बिल्डिंग से नई बिल्डिंग में जाइए और काम पुराना वाला हो तो फिर तो ये बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, प्रदीप जी भी लगातार हमारे साथ बने हुए। प्रदीप जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन अब नए भारत का इरादा भी नई संसद का इरादा होना चाहिए और किसी भी बूढ़े बाप को अब अपने बेटे की लाश को लेकर अस्पताल के बाहर खड़ा नहीं होना चाहिए और साथ ही कोई गर्भवती स्त्री अब दूर दराज के इलाकों में इलाज के लिए अपना दम तोड़ती हुई नजर नहीं आनी चाहिए। प्रदीप जी, है मैं तो मुझे को तो इसकी आवश्यकता है भी और पूरे देश को, क्योंकि ये सौगात पूरे देश के लिए। और इसके सौगात के साथ आपने जो दो चीजें जोड़ी हैं, दो चीज जोड़ी गई है ना, वो शायद कहीं मैच नहीं खाती। वो मैच यूं नहीं खाते हैं कि जो आपने व्यवस्था को लेके जो आपने पार्लियामेंट को नए को जोड़ा है, तो मैं समझता हूँ कि पार्लियामेंट और उस चीजों में बड़ा फर्क है कि जिस संसदीय क्षेत्र में ये काम हुआ कि जहाँ पे एक गर्भवती हॉस्पिटल टाइम से नहीं पहुंच पाई या एक लाश जो है रिक्शे में चली गई या कंधे पे बैठ कर चली गई, मैंने वो भी देखा है इस मीडिया के माध्यम से कि साइकिल पे बांध के भी ले जाया गया है। मैंने वो भी देखा है कि पैसे इकट्ठे करके नहीं हुए तो लाश छोड़ के चले गए, मैंने वो भी देखा है। और आपको बताऊं तो मैं ऐसे ही लावारिस लाशों पर मैं खुद कम से कम 4 से 5 पे तो पंचनामे में मेरी भी साइन है, जिनका कुछ है ही नहीं और रोड पर मर गए। मगर पार्लियामेंट जो बनाई गई है वो इसीलिए बनाई गई है देश के और प्रदेशों के विकास के लिए, उन चीजों को आगे बढ़ते हुए के लिए, उन चीजों के लिए बनाएगी। क्यों? अगर आप पुराने ढर्रे को नहीं छोड़ना चाहते तो आप कोई इसमें आपत्ति नहीं है। आप चाहते हो कि उसी इतिहास से अंग्रेजों के अधीन पड़े रहें, आप मुगलों के अधीन पड़े रहें, तो इसमें किसी की गलती नहीं है। तो मैं आपके क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं बड़ा हार्डली लेता हूँ मैं चीज को लेकर। रतन जी, आऊंगी आपके पास। दूसरी चीज, ये चीजें देश के विकास के लिए बनी है। नई चीजों में आने के लिए समय लगता है। उन चीजों में जो सरकार है अच्छी नियत से, अच्छे स्वभाव से उन चीजों को तैयार करना चाहती है और आगे लाना चाहती है।
जो इतिहास चला गया मुगलों का या अंग्रेजों का, वो इतिहास दोहराना नहीं चाहिए, उन इतिहासों से ऊपर निकलना चाहिए। और उन बेड़ियों से निकल के आपने नया पार्लियामेंट बनाया है, नया इतिहास रचने के लिए, तो आप इतने सक्षम हैं कि आपने नया पार्लियामेंट बनाने के लिए आपकी जेब में पैसे हैं, नई सड़क बनाने के लिए पैसे हैं, आपके पास पूर्वांचल में विकास करने के लिए पैसे हैं, आपके पास लेह से लद्दाख तक पानी की पाइपलाइन बिछाने के लिए पैसे हैं, आप पे हाईवे बिछाने के लिए पैसे हैं, आपके पास आज के टाइम में फौजियों के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट खरीदने के लिए पैसे हैं, आप राफेल लाने में देश में सक्षम हैं, आप बोफोर्स की जो है गोले लाने में सक्षम हैं। ये सरकार की नियत और काम बताता है। अब आप आ जाइए गरीबी की बात। इस देश की गरीबी के बारे में किसी भी नेता ने नहीं सोचा है, न इस काम में कभी आगे बढ़े हैं। 70 वर्ष के अंदर अगर इस गरीबी को दूर करने के लिए जितनी भी सरकारें आई, चाहे वो भाजपा क्यों ना हुई, अगर उस पर काम करती होती तो गरीबी नहीं होती, आपको मजदूर नहीं मिलते। आज जो है, आज जो देश के अंदर कंक्रीट का इतना बड़ा जंगल हो रहा है, आज लोग सोसाइटी मेंटेन कर रहे हैं, वो चीजें नहीं आती। कुछ चीजें आपने देश में करी हैं, चाहे रोजगार की व्यवस्था को लेकर, विदेशी कंपनी को देश में लाने के लिए काम किया हो आपने। सबको अच्छा चाहिए, सबको मीठा फल चाहिए, सबको चाहिए कि शबरी हो और मुझे मीठा बेर चेक करके खिलाए कि कड़वा का खट्टा तो नहीं है। ऐसा नहीं चलेगा। देश के विकास के लिए सब राज्यों को साथ और आगे आना पड़ेगा। इस देश के विकास के लिए सारे नेताओं को, चाहे विपक्षी हो, जो मुंह में जहर रखते हो माननीय मोदी जी के लिए, उनको भी जब विकास की बात हो तो उन्हें भी बैठना चाहिए। कुछ देश के ऐसे भी लोग हैं जो रक्षा मंत्रालय के मेंबर हैं और बहुत बड़े राज परिवार से आते, पूर्व अध्यक्ष भी रहे, और कभी आज तक किसी रक्षा मंत्रालय के किसी भी कार्यक्रमों में, किसी बैठकों में, गंभीर बैठकों में नहीं बैठे। इतने विपक्षी, इतने सीरियस हैं इस देश को लेके। ठीक है, बोलने को मेरे को बहुत कुछ है, मगर आपने जो पार्लियामेंट की तुलना जो आपने लाशों से करी ना, वो कहीं ठीक अच्छा नहीं लगा। अगर मैंने आपने नया घर बनाया, हमारा काम है सवाल पूछना और आपका काम है सवाल का जवाब देना। चलिए ठीक है, आऊंगी आपके पास। प्रदीप जी, ठीक है प्रदीप जी, आऊंगी आपके पास। रतन जी बात रखिए। हमारे जो मित्र हैं उन्होंने, हमारी आवाज आ रही है? हाँ प्रदीप जी आ रही है, रतन जी आपकी आवाज आ रही है। हमारे जो मित्र हैं उन्होंने पुराने संसद को अंग्रेजों से और मुगलों की संपत्ति का तुलना किया, लेकिन ये भूल जाते हैं उसी संसद में, उसी मंदिर में आजाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी ने इस देश को बनाया और सींचा है। अटल जी भी उस सदन में रहे और मोदी जी भी उसी सदन में, उसी चौखट पे अपने सर को झुका के अंदर गए। लेकिन आज पुराने सदन को या मुगलों और अंग्रेजों का सदन कह रहे थे। ठीक है, नया संसद है, आप नए संसद को बनाइए, लेकिन आज इस देश में अच्छे स्कूल की जरूरत है, अच्छे विश्वविद्यालय की जरूरत है, अच्छे एम्स की जरूरत है। इस देश में गरीबों को सहूलियत देने की जरूरत है। और नंबर 2, निशा जी, बड़े दावे के साथ कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ये भी बताएं, क्या नए संसद भवन में क्या विपक्ष के नेताओं को बोलने की आजादी भी मिलेगी? क्या इस बार माइक को बंद तो नहीं किया आप तो खुले आम बोल रहे हैं कि नहीं मिलेगी। मनशे लोगों के ऐसे करे क्या? बोलूंगा, इनकी सोच को करे। सदन में खुले आम आप लोग ये चीज बोल रहे हैं। प्रदीप जी, खुले आम आप लोग ये चीज बोल रहे हैं। देखिए, मैंने अभी आपसे कहा ना कि इनकी मंशाएं क्या है। ये देश के विकास के साथ नहीं है, ये लोग ये देश की सोच के साथ नहीं है। ये लोग नया पार्लियामेंट बनाया है, क्या ये सोचते कांग्रेस विषय में क्या सरकार में नहीं आएगी? 100 करोड़ रुपए लग गए देश के, सरकार में आते वो यूज नहीं करेंगे, उनके सांसद नहीं बैठ। जनता को क्या मिला? सोच क्या है आपकी? कुछ फायदा नहीं होने वाला है। यह नरेंद्र मोदी जी इस देश के इतिहास को सिर्फ का काम कर रहे हैं। लेकिन हमें उस भवन के अंदर बैठने वाले लोगों तक ही सीमित नहीं रहना ना, उनकी फैसिलिटीज तक ही सीमित नहीं रहना है हमें। भवन आपने बनाया, अच्छी बात है, आप उद्घाटन करने जा रहे हैं, लेकिन क्या सिर्फ आप कह रहे हैं कि इनके लोग उसमें नहीं बैठेंगे? क्या उन्हीं की फैसिलिटीज को लेके चले क्या हम आगे? नहीं ना, ऐसा नहीं हो सकता ना। रतन जी रखिए अपनी बात। आऊंगी प्रदीप जी, मैं बार बार यही कह रहा हूँ निशा जी, मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि उस सदन में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ये जनता को बताएं आपके चैनल के माध्यम से कि नए सदन में विपक्ष को बोलने की आजादी मिलेगी
विपक्ष के नेताओं को बोलने दिया जाएगा, उनको समय दिया जाएगा, उनकी माइक को बंद नहीं किया जाएगा, उनकी आवाज को नहीं दबाया जाएगा। या आश्वस्त करें, देश की जनता सुनना चाहती है, क्योंकि किस प्रकार इस देश की आवाज को दबाने का काम लगातार भारतीय जनता पार्टी कर रही है, उनके नेता लगातार कर रहे हैं। वो देश को आश्वस्त करें, इस देश को बताएं कि नए सदन में विपक्ष के नेताओं की माइक बंद नहीं होगी, विपक्ष के नेताओं को बोलने दिया जाएगा और आम जनता की समस्याओं पे काम किया जाएगा। और उसके साथ ये भी बताएं कि जिस प्रकार हम लोग 1200 करोड़ रुपया खर्चा करके सदन बना रहे हैं, उसी प्रकार अच्छे अच्छे स्कूल बनाए जाएंगे, अच्छे अच्छे अस्पताल बनाए जाएंगे। महिलाओं के लिए जो महंगाई बढ़ रही है, वो महंगाई को कम किया जाएगा। युवा जो परेशान है उन्हें रोजगार दिया जाएगा, किसानों को MSP का दुगना दिया जाएगा। यह सब भी बताना पड़ेगा निशा जी। किस प्रकार कर्नाटक में जाके ये धर्म के और मजहब के नाम पे राजनीति कर रहे थे, कर्नाटक ने इनको नकार दिया, हिमाचल ने इनको नकार दिया, MCD ने इनको नकार दिया। यह अब बौखला चुके हैं और ये सदन बनाए, मैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूं, लेकिन ये जनता को बताएं कि विपक्ष को बोलने दिया जाएगा। ठीक है राकेश जी, आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले प्रदीप जी का मैं रुख कर लेती हूँ। प्रदीप जी, विपक्ष बार बार सवाल कर रहा है कि ऐसे इमारत की क्या जरूरत जहां पर विपक्ष के माइक बंद कर दिए जाते हैं, और संसद भवन सिर्फ इमारत नहीं होती है, बेजुबानों की जुबान होती है, लेकिन जब विपक्ष के माइक ही बंद कर दिए जाते हैं तो ऐसी इमारत की क्या जरूरत, ऐसा विपक्ष पूछ रहा है। पहले तो आपने किसी पहले सवाल करा था, मैं उसका जवाब दे दूं। वो कोई बनाया गया है और उसमें ताश खेलने बैठ के वो बनाया गया देश के चिंता और चिंता सुविधाओं जो है उसमें, वो इसलिए है कि आप बैठ के आप अपने सांसदीय क्षेत्र के बारे में लिख के उसके विषय में बात करें और काम करें, वो इसलिए बना। रही माइक कितना काम हुआ, कितना काम हुआ पिछली बार की चीजों को उठा लीजिए, कितना काम हुआ ये बता दीजिए आप मुझे। सवाल कीजिए, बताना पूछना चाहते हैं, कितना काम हुआ बताइए, आप क्या पूछना चाहते हैं। प्रदीप जी, आप कह रहे हैं ना कि वहां पर ये हमने वहां पे चिंतन मनन के लिए बनाया है, पिछली बार सब कुछ देख लिया है, सबने देखा है कितनी बार स्थगित हुई थी, कितनी बार चली है संसद, कितनी बार चली है। रोज लोकसभा राज्यसभा स्थगित हो जाती थी, आए दिन हम रोज ब्रेकिंग पढ़ते थे कि स्थगित हो गई है, 12 बजे के लिए स्थगित कर दिए, 2 बजे के लिए स्थगित कर दिए। भाई हम भी यहाँ बैठे हुए हैं, ऐसे नहीं बैठे हुए। प्रदीप जी, कितना काम हुआ ये आप भी जानते हैं, लेकिन अब इस सवाल का जवाब दे दीजिए जो विपक्ष बार बार पूछ रहा है कि क्या नई इमारत की क्या जरूरत है जहां पर विपक्ष को ही बोलने नहीं दिया जाता, उनकी माइक को उनके बंद कर दिया जाता है। अब इस सवाल का जवाब दीजिए प्रदीप जी। पहले देखिए, विपक्ष क्या है, ये डमरू है, गांधी परिवार का डमरू है। जो नेता विपक्ष है ना खड़गे साहब, वो डमरू है। जैसा गांधी परिवार बजवाएगा तो ये वैसा बजेंगे। ये माइक की बात कहते रहे, 10 बार बोलते, देश दुनिया ने देखा है कि इनकी कितनी बार माइक बंद कर दी गई और क्या कर दिया गया। खड़गे साहब से मैं तो कहूंगा आपके माध्यम से, खड़गे साहब से बोल दीजिए एक माइक और कांग्रेस की तरफ से लगवा देंगे अगर लगता है इस टाइप का इनको। तो ये तो एक इनकी मनगढ़ंत कहानी है, जनता को एक झूठ बोलना कि ये माइक बंद कर दिया, फलाना बंद कर दिया। ऐसा है जब आपको 45 मिनट दिए जाते हैं, जब आपको विषय पे 45 मिनट दिए जाते हैं, उस विषय पे बात क्यों होती है और क्यों नहीं होती उन बातों पे। जब विषय खत्म हो जाता है, जब टाइमिंग खत्म हो जाता है, तो श्री राहुल गांधी जी को सपना आता है कि मैंने वो कोई सवाल पूछा था मैंने। आप पार्लियामेंट को नहीं मानेंगे, कागज जो है आप लोकसभा अध्यक्ष आप कागज बना के गोलगा मारेंगे, आंखों से इशारा करके आप वॉकआउट कर देंगे और इल्जाम लगाएंगे सत्ता पे कि माइक बंद कर दिया। ये सब कहानियां हैं, हमने आपने सब कुछ देखा कि राहुल गांधी ने 45 मिनट जो व्याख्या करी, अपने 2000 किलोमीटर यात्रा की, हमने आपने सुनी। एक बार नहीं बताया, कोई गड्ढा नहीं मिला, लाइट नहीं मिली, कोई आतंकवादी नहीं मिला, हमें तो कुछ नहीं सुना। बड़ी शांति से करी काम, इन्हें वहां आतंकवादी भी मिला। ये कैसे देश के नागरिक है राहुल गांधी कि अरे मुझे एक आतंकवादी मिला, दूर से मुझे देख रहा था, आतंकवादी का बैनर लेके खड़ा था कि मैं आतंकवादी हूं, राहुल गांधी मुझे देख। तो ये चीजें दर्शाती है कि कौन कितना बड़ा कॉमेडियन है और कितना बड़ा आप देश के प्रति गंभीर है। ये चीजें दिखती हैं। ये माइक तो चिल्लाते, कभी अपनी बातें नहीं बताते कि किसान के बारे में सवाल तो करेंगे मगर जवाब नहीं लेंगे। धारा 370 का तो विरोध करेंगे मगर बताएंगे नहीं क्यों विरोध करेंगे। इन्होंने कर्नाटक जो जीता है कि षड्यंत्र के नकाब जीता है, इन्होंने मुस्लिमों को आरक्षण देके और आरक्षण बढ़ा के, हंसी मत, हमें तो बहुत डर है कि राजस्थान ना बन जाए। ठीक है प्रदीप जी, चलिए ठीक है आऊंगी आपके पास। प्रदीप जी आऊंगी आपके पास।
मैं आंसर बता दूंगा कि 24 तारीख को 2024 में इनका बंटाधार तो लोकसभा में होना है। ये एक राज्य जीत के बड़े खुश हो रहे बेचारे, मगर फिक्र मत कीजिए, बहुत मजबूत बैठे हम, विपक्ष में बहुत मजबूत बैठे। सोनिया गांधी जी को भी उतरना पड़ा मजबूरी में। ये हाल तो कांग्रेस का था। राहुल जी की बेचारे की चली नहीं, इस पूरे कर्नाटक ने कह दिया नहीं भाई पप्पू हमें सुनना ही नहीं, चेहरा बेनकाब हो गया है। बेटे का ऐसा मत बोलो, मैं खुद आ रही हूँ, मेरे बेटे का ऐसा मत बोलो भाई, मैं खुद आ रही हूँ और मैं सब कुछ खुद कर्नाटक में चीज करूंगी। चलिए ठीक है प्रदीप जी, ठीक है। रतन जी आपके पास आऊंगी, उससे पहले राकेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं। राकेश जी बात रखिए अपनी। नहीं, मैं इन दो लोगों का द्वंद्व सुन रहा था। मामला संसद के उद्घाटन से लेकर के राजस्थान, मध्य प्रदेश और कर्नाटक चले गए हैं। देखिए, लोकतंत्र है, इसमें 415 सीट लेकर के राजीव गांधी जी संसद में आए थे। अब तक की सबसे प्रचुर बहुमत थी। आज उनके पास नेता विपक्ष की भी हैसियत नहीं है, अनुकंपा को उनको विपक्ष का टाइटल मिला हुआ है। मोदी जी को भी मैं ये कहूंगा कि 415 तो आप चुनाव भी नहीं लड़ते हैं जितना राजीव गांधी लेके आ गए थे। तो जनभावनाओं का ख्याल रखिए। संसद का उद्घाटन तभी काम आएगा जिसमें संसदीय काम होगा। यह नहीं होगा कि दोनों पक्ष और विपक्ष मिली भगत कर दें कि इस मामले पर तू बेल में आ जाना, उस मामले पर मैं पर्चा फाड़ दूंगा, उसके बाद हम संसद को भंग कर देंगे और बाहर में ना तो तेरे घोटाले की जांच मैं करूंगा ना मेरे घोटाले की जांच तू करेगा। यह जब तक होता रहेगा तब तक संसद चाहे 3-4 और बन जाए उससे कोई फायदा नहीं होगा। रहा कांग्रेस प्रवक्ता जो कह रहे थे कि नए भवन में बोलने दिया जाए, भाई साहब बोलने के लिए संसद में आना पड़ता है। आपके नेता सोनिया जी और राहुल गांधी जी कितना बार संसद में आए हैं, या आरटीआई या गूगल से पूछ लीजिएगा। दूसरा, वो जिस मंत्रिमंडल के सलाहकार बोर्ड में है, हर एमपी 2 जगह होता है, उसमें उन्होंने आज तक कोई उपस्थिति ही नहीं दी। तो वो कितना सीरियस संसद है ये भी जान लीजिए। या बात मैं दोनों लोगों के लिए कह रहा हूँ। मेरा मानना है कि भारत इतना गरीब दीनहीन नहीं है कि एक संसद बना देने से उसका विकास का काम रुक जाएगा। विकास का काम करने के लिए मन में विकास उत्पन्न करने की इच्छा होनी चाहिए। रुपए की कमी हमारे पास देश नहीं है। रुपया तो हमारे पास है कि एक पी चिदम्बरम जिनको सबसे ईमानदार माना जाता था, कई हजार करोड़ उनके घर में मिला। तो ईमानदारी को तो छोड़ दीजिए, चिदम्बरम साहब के पास जितना पैसा मिला उतने में 5-6 संसद बन जाता। उसी तरह से जितना पैसा ले करके हमारे भौगोलिक देश छोड़ के भाग गए उसमें 10-20 संसद बन जाता। तो आप संसद बनने पर ना एतराज करें। आपके कार्यकाल से लेकर के इस कार्यकाल तक कितने लोगों ने देश की संपत्ति लूट ली है, वो वापस कैसे आए इस पर बहस करें। मैं आपके साथ हूँ। देश में निरंतर घोटाले हो रहे हैं 1952 से लेकर के 2023 तक, वो कैसे रुके उस पर बहस करिए, उस पर मांग करिए, हम आपके साथ हैं। ये संसद खुलने का छोटा मोटा और ये मोदी महल मत का है, क्योंकि ना तो ये मोदी जी के पिताजी का है और ना ही मोदी जी के बाद मोदी जी इसको गले में टांग करके ले जाएंगे। आज व्यवस्था के तहत मोदी प्रधानमंत्री है, उसमें प्रधानमंत्री सीट पर बैठे हैं। कल आप आ जाइए अपने क्रियाक्रम से, अपने जनभावन कामों से, जनता के आशीर्वाद से आप वहां बैठेंगे। मोदी जी थोड़े कहेंगे कि उद्घाटन मैंने किया था तो ना बैठे। तो ये बहुत बचकानी हरकत है और इसीलिए विपक्ष का क्रेडिबिलिटी खत्म हो रहा है देश में कि उन्हें उचित मुद्दे का विरोध करने का सलीका ही नहीं है, या ये मैं कहूँ कि उनको उचित मुद्दे का पता ही नहीं है। दोनों ही बातें लोकतंत्र के लिए खतरनाक। ठीक है रतन जी। अभी हमारे जो दूसरे प्रवक्ता बीजेपी के जो बात रख रहे थे, मोदी जी की तारीफ के पुल बांट रहे थे, उन्हें कहना चाहता हूं कि चिदम्बरम की आप बात कर रहे थे, आपको कुछ मालूम नहीं है, कहां से ज्ञान लेके बैठे हैं चैनल पे मुझे पता नहीं। चिदम्बरम के बारे में जानकारी निकालिए, चिदम्बरम क्या चीज है उनके बारे में जानकारी निकालिए। उनके बारे में तो आरोप लगाते हैं, लेकिन आपके सुनिए मेरी बात, दुनिया जान चुकी है, निकालने की जरूरत नहीं है, सीबीआई के पास फाइल है। पुत्र के पास करोड़ों रुपए कर्नाटक में मिलते हैं, उसका जिक्र आपने क्यों नहीं किया? आपने कर्नाटक में 40% कमीशन की बात करता है संतोष पाटिल और सुसाइड कर लेता है, उसकी बात आपने क्यों नहीं किया? मेरी बात सुनिए, बीजेपी के प्रवक्ता मेरी बात सुनिए, पूरा देश आपको देख रहा है, बचकानी हरकत कर रहे हैं आप। रतन जी, देश में आज महंगाई की समस्या है, बेरोजगारी की समस्या है, किसान परेशान है, महिलाओं के साथ लगातार बलात्कार हो रहा है,
बच्चियां जंतर मंतर पे धरना प्रदर्शन कर रही हैं। एक सांसद को बचाने के लिए पूरा कैबिनेट, पूरे प्रधानमंत्री और पूरे विधायक और सांसद लगे पड़े हैं उस पे चर्चा नहीं होती। आप ऐसी बातें करते, विपक्ष की आवाज को दबाया नहीं गया। पूरे देश ने देखा है, राहुल गांधी ने अडानी के महाघोटाले की वकालत क्या कर दी, उनकी सदस्यता संसद चली गई, उनके बंगले को खाली करा दिया गया। आप कैसी बातें करते हैं? राहुल गांधी जी का तो यही गुनाह था क्या? सदन में जाके वो किसानों की बात कर रहे थे, महंगाई की बात कर रहे थे, यही तो कर रहे थे। महंगाई पे साहब चर्चा करा लीजिए, आपके पास किसानों पे चर्चा करा लीजिए। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी और पूरी बीजेपी की बटालियन उनको बोलने नहीं दी। क्यों ऐसा? आपने देखा कि लोकसभा का सीधा प्रसारण लाइव चलता है, उसको 18 मिनट तक म्यूट कर दिया गया। ऐसा क्यों हुआ? गुजरात में 70 लोग जहरीली शराब पी के मर गए। हमने जब आवाज को बुलंद की, हमारे सांसदों को निलंबित कर दिया गया। ठीक है। अडानी पोर्ट पर हजारों की मात्रा में ड्रग्स पाए जा रहे हैं, उस पे एक शब्द नहीं बोलते। कैसी बातें करते हैं आप लोग? इस देश को बताइए। रतन जी ठीक है। राकेश जी। नहीं, धारा प्रवाह कमेंट्री करने के लिए ये मंच बढ़िया है, आप कमेंट्री करते रहिए। लेकिन जो चीज इन्होंने कहा, क्या वो 2014 के बाद ही आया? देश में बेरोजगारी 2014 के बाद आई, देश में मतलब व्यवस्था बिगड़ा 2014 के बाद, देश में पहली बार किसी पर छेड़छाड़ का इल्जाम लगा और उसको बचाया गया। यह सब अगर है तो हम आपके साथ हैं। अगर ये हम बताने लगेंगे तो आप मुझे मोदी का प्रवक्ता कह देंगे, इसीलिए मैं नहीं बोलना चाहता। आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है रतन जी ठीक है। प्रदीप जी मुस्कुरा रहे हैं आप काफी समय से बैठकर। मैं इसलिए मुस्कुरा हूं कि कोई भी आदमी अच्छा ही सुनना चाहता है, बुरा ही नहीं सुनना चाहता। चाहे भी मैं 861196 अच्छा जो होता है ना, वो अपने लिए होता है, बुरा और लिए होता है। और वाकई मैंने पढ़ा है इसके बारे में। और बता दूं अपने कांग्रेस के प्रवक्ता कि खुद उनके जो सचिव, निजी सचिव थे, उन्होंने खुद लिखा कि उन्होंने कितने नोट कंटेनर भर के मंगवाए थे देश में, उन्होंने किताब में लिखा। और बहुत बढ़िया बात की कि पी चिदंबरम साहब पे इतना पैसा मिला कि 5 पार्लियामेंट बन जाती, मगर उसके लिए जवाब नहीं है कि वो कब। मैं तो कई बार पूछ चुका हूँ, तिवारी जी बता दीजिए कि पी चिदंबरम साहब को जब उठा के ले गई ईडी सीबीआई तो क्या पूछताछ करी, वो बता दीजिए। राहुल गांधी जी, एक मिनट सुन लीजिए, मत होइए, मुझे पता जवाब नहीं है। राहुल गांधी जी जो देश का 5,000 करोड़ रुपए सोनिया जी चुरा के बैठे हैं डकैती डाल के, तो क्या सवाल पूछे गए 2 दिन, वो बता दीजिए कि भाई 2 दिन से पूछताछ हुई, ईडी ने पूछताछ करी, वो क्या पूछा सीबीआई ईडी ने मिलके, वो थोड़ा सा राहुल गांधी जी बताए मंच पे आगे, क्यों नहीं बता रहे? एक बात सुन ली, मैं खत्म कर रहा हूँ। मत यार, होपलेस मत होइए, घबराहट मत कीजिए। मुझे पता है अभी आपकी ट्रेनिंग चल रही है चोरी डकैती की, कांग्रेसों की। चिंतावी नए कांग्रेस में आए, बड़े बड़े व्यापारी बैठे यहाँ पे, कांग्रेस सिखा देगा। सुन लीजिए। अरे सुन तो लीजिए, सुन दो, मत करो, सुन लीजिए भाई। ठीक है रतन जी, आऊंगी आपके पास। रतन जी सुन लीजिए, ये समस्या यही है कांग्रेसियों में, अच्छा सुनना चाहते हैं केवल। अभी तो आपने कहा कि सभी अच्छा सुनना चाहते हैं, बुरा कोई नहीं सुनना चाहता। हाँ, मैं खत्म कर रहा हूँ इस बारे में कि आप हमसे पूछिए कि हमने 8-9 वर्षों में क्या काम किया, चिकित्सा के काम में क्या काम किया, कितने हमने एम्स बनाए, क्या कितने मेडिकल कॉलेजों में हमने सीटें बढ़ाई, ये पूछिए ना। आज उत्तर प्रदेश के अंदर अगर राज्यों में चलते हैं तो राज्य में जो प्राइमरी स्कूल बच्चों के सरकारी हुआ करते थे, जिनका सरकारों में 5,000 रुपए उनका 1 साल का मेंटेनेंस मिलता था, आज वो स्कूल कहाँ है उसके बारे में कोई बात नहीं करेगा। आज एम्स कहाँ खुल गए, केवल एम्स हुआ करता था एक, आज कहाँ खुल गए उसके बारे में कोई जवाब कोई नहीं है। आज मेडिकल कॉलेजों में जो सीटें बढ़ा दी गई, नए मेडिकल कॉलेज जो राज्यों के अंदर बन रहे, उससे कोई सवाल का कोई जवाब नहीं है। इनको तो केवल दर्द यही है कि भाई ये नया पार्लियामेंट क्यों बन गया। राहुल जी का, नहीं मैं खत्म कर रहा हूँ, प्लीज मैं खत्म कर रहा हूँ। ठीक है कि राहुल जी का माइक क्यों बंद कर दिया गया? अभी बहुत अच्छा सवाल पूछा और मैं चाहूंगा कि आप जवाब दें कि गांधी परिवार जो 2 सांसद सदस्य हैं, जो मेंबर कमेटी के जो मेंबर हैं, वो आज तक मीटिंगों में क्यों नहीं गए? राफेल के विषय में सवाल तो उठाएंगे मगर मीटिंग में नहीं जाएंगे। ये इनकी नीति है। क्यों? क्योंकि ये इतने दीवाने हैं, क्योंकि इनकी कुर्सी का छिन गई, इनकी नींद खो गई है, इसके बारे में कुछ नहीं करेंगे। और मैं तो आपके माध्यम से, एएनबी के माध्यम से
आज जो तिवारी जी कह रहे हैं कि आपने पहलवानों का मुद्दा क्यों नहीं उठाया, एएनबी ने 10 बार उठाया। महंगाई का मुद्दा एएनबी ने 10 बार आपके साथ डिबेट करवाई। किसानों के बारे में 20 बार 85 बार डिबेट करवाई एएनबी न्यूज चैनल ने। देखिए रतन जी, मैंने इससे आप नकार नहीं आज सकते। ये नकार रहे हैं। मैं यहीं बैठ के पहलवानों के मुद्दे की डिबेट भी मैंने खुद ली है, तो आप इस तरीके से ये तो नहीं कह सकते कि एएनबी ने कुछ नहीं किया। एएनबी ने तमाम मुद्दे यहाँ पर बोले हैं। मैं कह रहा हूँ ब्रजभूषण सिंह को लेकर कई बार डिबेट करी और मैं तिवारी के साथ बैठा और मैंने अब तक सांसद का कोई पक्ष नहीं लिया। पहलवानों चलिए ठीक है प्रदीप जी, चलिए आंदोलन में ठीक है प्रदीप जी, आंदोलन रतन जी बात करके भेज दिया आपने। ठीक है, बात रखिए रतन जी, अब दीजिए सवालों के जवाब। राकेश जी आऊंगे आपके पास, रतन जी की बात पूरी हो जाएगी फिर आऊंगे आपके पास। निशा जी, आपके चैनल ने देश की हर आवाज को उठाया है, बड़ी मुखरता से, बड़ी मजबूती से उठाया है। मैं साधुवाद देता हूं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है इस देश को लगातार गुमराह करने की बात करते हैं तो दर्द होता है। आज ब्रजभूषण शरण सिंह को लगातार बीजेपी बचाती रही और पूरा देश देखता था। प्रियंका गांधी और केजरीवाल के हस्तक्षेप से उनको पद से निलंबित किया गया। उसके बाद भी पास्को एक्ट के तहत गुना दाखिल है, एफआईआर हुआ है, उसके बाद भी उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है, ये पूरा देश जानता है। और लगातार विपक्ष को ही टारगेट किया जा रहा है। निशा जी, ये दर्द है, ये तकलीफ है कि किस प्रकार 95% विपक्ष के नेताओं को ईडी सीबीआई के दायरे में रखा गया है। चुन चुन को उनको टारगेट किया जा रहा है। और जो भी नेता बीजेपी के अंदर चले जाता है, प्रधानमंत्री मोदी के छतरी के अंदर चले जाता है और ईडी सीबीआई की जांच बंद हो जाती है। सवाल यही है। ठीक है रतन जी, एक सवाल का और जवाब दे दीजिए जो प्रदीप जी भी पूछ रहे थे। आपने तो कहा कि माइक बंद हो जाता है, लेकिन इनका कहना है कि आपके जो है दिग्गज है वो ही नहीं पहुंचते। इसका सवाल का जवाब भी दे दीजिए एक बार। जी, मैं आपको बता रहा हूं कि पूरा देश देख रहा था, आपके चैनल ने कई बार डिबेट करवाया। उन्हें बताइए ना, ये प्रदीप जी को बताइए। सदन में मैं बता रहा हूँ, इनको ही सुना रहा हूँ, इस प्रकार आदरणीय राहुल गांधी जी सदन में चीख चीख के चिल्ला रहे थे, बेरोजगारी की बात कर रहे थे, किसानों की बात कर रहे थे, महंगाई की बात कर रहे थे, लेकिन उनकी आवाज को दबाने का काम किया गया। जब उनके ऊपर आरोप लगाए आपके 4 मंत्रियों ने, उन्होंने एक बार नहीं 3 बार लोकसभा स्पीकर को उन्होंने पत्र लिखा, साहब हमको अपनी बात रखने दीजिए, मुझे बोलने दीजिए। उसके बाद स्पीकर साहब ने उनको बोलने नहीं दिया। उसके बाद एक जज ने उनको 2 साल की सजा तक सुना दी और 24 घंटे के अंदर उनको निलंबित कर दिया और 24 घंटे के अंदर उनके घर को भी खाली करा दिया गया। अरे भाई साहब, वो उनका घर नहीं है भैया, सरकारी घर है वो। राहुल गांधी वो सकता है जिनके परिवार ने घर को आप लोग खाली करवा रहे थे। उनका घर क्या, उस व्यक्ति का घर खाली करवाते जिसके घर में 2 प्रधानमंत्री देश के लिए अपनी जान नहीं हो, तो छोड़ना नहीं पड़ेगा। ठीक है रतन जी, आऊंगे आपके पास। रतन जी ठीक है, राकेश जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। रतन जी आऊंगे आपके पास। प्रदीप जी ठीक है, राकेश जी बात रखिए। उनको तो नेचुरल बात से उनको तो जाना है, क्यों नहीं गए? वो बातें होती है। एक तो राहुल गांधी को तुरंत निलंबित कर दिया गया, उनका घर खाली करा गया, तो पहले इस पर बोल दे। असल में क्या था कि राहुल गांधी को उन्हीं के बनाए कानून के द्वारा किया गया, उन्हीं का सम्मान देश की संसद ने किया है। जब संसद में यह बिल आया था कि भाई किसी पर इस तरह के आपराधिक इल्जाम जब तक साबित ना हो तब तक उस पर राहुल गांधी के दादी के साथ काम किए शरद पवार साहब का साइन था। देश के हाईएस्ट सिविल अथॉरिटी प्रधानमंत्री होता है, उसने अप्रूव किया था और कैबिनेट संसद का सर्वोपरि बॉडी है, मतलब कैबिनेट अप्रूव किया था। राहुल गांधी अपने एरोगेंस में उसको फाड़ करके बोले कि दिस इज लाइबिल इन डस्टबिन, मतलब ये कूड़ेदान में फेंकने योग्य है। जैसे कोई पुलिस का सिपाही इल्जाम लगाने आए, फट उसको गिरफ्तार करके संसद से भगाया जाए लात मारते हुए। यही बात उन पर लागू हुई, उन्हीं के कानून से उनको किया गया। तो ये तो राहुल गांधी के फॉलोअर को बधाई देना चाहिए कि राहुल गांधी के बात को तुरंत नरेंद्र मोदी ने माना। दूसरा बात कि संसद का कानून है कि अगर आप संसद नहीं रहेंगे तो आपसे घर खाली करा लिया जाएगा। हाँ, आपके पास ऑप्शन है यह कहने के लिए, जैसे अडवाणी जी के पास है, मुरली मनोहर जोशी के पास है, आपके गुलाम नबी आजाद के पास है, अब कुछ दिन तक प्रियंका गांधी के पास था,
जब आपका सरकार था, वो बिना किसी संसद सदस्य के लोधी रोड के बड़े से जी, बंगले आऊंगी में आपके रहते थे, पास। जिसमें राजस्व करना रहते थे कि आप बाजार भाव से उसका किराया दे दे। लेकिन राहुल गांधी को लगा कि भाई हमारे घर से 10 कदम पर नेशनल हेराल्ड का बड़ा सा बिल्डिंग है, उसमें तो 500 रह सकते हैं, मैं काहे को किराया दूं? भाई मेरे पास दिल्ली में मकान है तो मैं किराए पर क्यों रहूंगा? तो वो चले गए। ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, यह संसद के बनाए कानून और राहुल गांधी का मनोकामना को अनुरूपी हुआ है। दूसरा बात ब्रजभूषण के तरफ आया है, मैं 2 मिनट इस पर एक बात कहना चाहूंगा। मैं कानून का विद्यार्थी हूँ। ब्रजभूषण शरण सिंह पर जो इल्जाम लगा है, पास्को का एक छेड़छाड़ पर लगता है नाबालिग के साथ, फोटो खिंचवाने पर नहीं लगता है। पास्को यह बताया गया कि यह फोटो तस्वीर है जिसमें जबरदस्ती माला पहना रहे हैं ब्रजभूषण, यही वो लिखा हुआ है। वो मैंने ड्राफ्ट देखा है जिस पर पास्को इंप्लीमेंट करने की बात कही गई है। दिल्ली पुलिस को इसी में कानूनी सलाह नहीं मिल रहा है कि वो उनको गिरफ्तार कर सके, क्योंकि ब्रजभूषण 9 बार के संसद सदस्य है। दूसरा बात, जो महिला खिलाड़ी बैठी है उनका सम्मान का मैं सम्मान करता हूँ। महिलाओं का सम्मान इस देश में सर्वोपरि है, लेकिन उस सम्मानित महिलाओं से 2 बातें मैं पूछूंगा आपके माध्यम से। पहली बार आप जब विरोध की तो आपका स्लोगन था कि तानाशाही नहीं चले। उसके तुरंत बाद समाचार चैनलों पर एक कार्यक्रम आता है, आजकल हल्क पर आता है, जैसे हम लोग आए हैं। पूछा गया कि क्या छेड़छाड़ हर प्रतिष्ठान में हो रहा है, मीटू का कहर चल रहा है, आपके साथ ऐसा हुआ? उन्होंने कहा कि देखिए हम सौभाग्यशाली हैं कि ब्रजभूषण शरण सिंह जैसा अध्यक्ष मेरे पास है, और जब से ये आए हैं तब से इतना बढ़िया माहौल मिला है। एक तो हम लोग पदक जीत रहे हैं और छेड़छाड़ का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। दूसरा, जो महिला बैठी हुई है वो छेड़छाड़ कमेटी की अध्यक्ष थी। उसने अंतिम दिन तक ये कहा है कि मेरे पास किसी महिला ने कोई रिपोर्ट नहीं की कि मेरे साथ छेड़छाड़ हुआ है। उसके बाद तुरंत छेड़छाड़ जैसा बात हो गया। यह बात देश जानना चाहेगा कि आप तब झूठ बोल रही थी तो क्या दबाव था, क्या प्रभाव था, क्या प्रलोभन था, या आप अब झूठ बोल रही हैं तो क्या दबाव है, क्या प्रभाव है और क्या प्रलोभन है। ठीक है राकेश, अंत में नहीं एक बात खत्म हो जाए उसके बाद आपसे बात करूँ, तब आपसे बात कंप्लीट होगा। देखिए 2 बातें बड़ा स्पष्ट है कि साक्षी मलिक और विनेश ने जो बात कहा है उसमें एक महिला पहलवान का बात बड़ा महत्वपूर्ण है। महिला पहलवान ने कहा है कि इन दोनों लड़कियों ने टीवी चैनलों पर बोल दिया कि मेरे साथ छेड़छाड़ नहीं हुआ, मतलब मैं पाक साफ हूँ, लेकिन हजारों लड़कियों के साथ बलात्कार हुआ है। और 1000 लड़की तो पूरे कुश्ती संघ में नहीं है, मतलब कुश्ती संघ की प्रत्येक लड़कियों के साथ बलात्कार हुआ है। अब हमारे गार्जियन हमसे पूछ रहे हैं कि तू भी कैंप में गई थी, तू बची है कि नहीं? आस पड़ोस, अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार हमको शक के नजर से देख रहे हैं, बल्कि भरोसे से देख रहे हैं कि इनके साथी महिला खिलाड़ी ने कहा है कि हजारों के साथ बलात्कार हुआ है। तो मेरे लिए तो डूब मरने वाली स्थिति आया है, क्योंकि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मेरे साथ नहीं हुआ, हजारों के साथ हुआ है। मतलब आप अपना चरित्र बचा ली और हम सबकी चरित्र दागदार कर दी। तो मैं देश के नागरिक होने के नाते 2 लड़कियों के साथ रहूंगा या 1000 लड़कियों के साथ रहूंगा, या मैं आप पर छोड़ता हूँ। यह महिला पापी है जिन्होंने अपना बचा करके हजारों लड़कियों का चरित्र को दागदार कर दिया है। यह राष्ट्र इनको माफ नहीं करेगा, ईश्वर तो बिल्कुल माफ नहीं। रतन जी। निशा जी, मुझे तो बहुत तकलीफ हुई जब उस बच्चियों को इन्होंने पापी कहा। तो देश आपको देख रहा है कि आप इतने घटिया किस्म के व्यक्ति हैं जो चैनल पे बैठ के उन खिलाड़ियों का, जिन्होंने इस देश का मान सम्मान बढ़ाया हो, देश के लिए उन्होंने बड़े बड़े गोल्ड मेडल लेके आए हो, उनको आप खुले चैनल पे पापी कह रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। आप मूर्खता का प्रमाण दे रहे हैं। उनके साथ शोषण हुआ है। आपने देखा कि पास्को एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ, पूरी भारतीय जनता पार्टी उनको बचा रही है। आपको याद होगा उन्नाव में आपका ही बीजेपी का विधायक एक बच्ची के साथ बलात्कार किया था, पूरी की पूरी बीजेपी उसको बचाने में लग गई थी। बचाते बचाते उस कुलदीप सेंगर ने उस परिवार को ही खत्म कर दिया। प्रियंका गांधी जी के हस्तक्षेप से वो जेल में है। आपको पता है हाथरस में क्या हुआ था? भाजपा के ही गुंडों ने एक बच्ची के साथ बलात्कार किया, और दलित बच्ची थी। प्रियंका गांधी, राहुल गांधी ने पैदल कूच किया। में भी हुआ था, उस पर भी चर्चा कर रहे हैं। ठीक है टॉपिक सुन रहा था, सुनिए। ठीक है, चलिए ठीक है। उसके बाद मैं हाथरस में देखा राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जी पैदल कूच की। ठीक है। राजस्थान देखा जंतर मंतर पे प्रियंका गांधी के हस्तक्षेप के बाद के तहत। निशा जी, मैं एक बात कहता हूँ,
कि कर्नाटक में इन लोग बजरंग दल से प्रेम करते हैं, लेकिन जंतर मंतर पर बैठे बजरंग पुनिया से नफरत क्यों करते हैं? और पहले तो इनको आप माफी मांगने को बोलिए। इन्होंने इस बच्चियों को पापी कहा है और यह भी कहा कि 1000 लड़कियों के साथ बलात्कार हुआ है। पहले इनको माफी मंगवाइए, क्योंकि बच्ची इस देश का सम्मान है, इस देश की गौरव है, इस देश के लिए खेलती हूँ। प्रधानमंत्री उनका पैर धोते हैं और प्रधानमंत्री उनका फोटो निकालते हैं। ये पापी कह रहे हैं, माफी मंगवाइए निशा जी इनसे। मतलब ये राजनीति मत दिखाइए, राजनीति मत दिखाइए तिवारी जी। एक मिनट सर, एक माफी मंगवाइए, व्यक्ति को राजनीतिक शब्दों की मत दिखाइए। हो गया, ये सम्मान के लायक नहीं है, इसने पापी बोला है, इसको शर्म आनी चाहिए। चलिए ठीक है ठीक है ठीक है, बैठ के मांगनी पड़ेगी। पापी बोला उसे तो बोलेंगे, मांगनी पड़ेगी। पहले चुप रहोगे तब तो मांगूंगा। हाँ जी, देखिए मैंने कहा इन 2 लड़कियों ने अपना बचा लिया और हजारों लड़कियों को दागदार कर दिया। मैं बिल्कुल माफी तब तक नहीं मांगूंगा जब तक ये दोनों लड़कियां सबूत पेश ना कर दें कि हजारों लड़कियों के साथ छेड़छाड़, बलात्कार या कुछ अनैतिक पता। अगर वो साबित हो जाए कि उनके साथ हुआ है तो मैं माफी मांगूंगा कि मैंने गलत बोला था। लेकिन वो रोज रोज कह रहे हैं ब्रिजभूषण कि सबूत पेश करो, वो करे भी मौका आएगा तो करेंगे। वो कब मौका आएगा? जब हजारों लड़कियों में से कुछ लोग अपना जान दे देंगे, तब तक ये पापी है। दूसरा, एक मिनट, स्वर्ण पदक जीतना ही अगर मापदंड है तो एक स्वर्ण पदक जीता हुआ विभत्सता से मर्डर करने के केस में बंद है, उसकी सीसीटीवी समाचार चैनल पर चली है। और अगर पदक ही विजेता है तो ये सारे महिलाओं ने जितना पदक जीता है उससे कई गुना ज्यादा मेरी कॉम और पीटी उषा ने जीता है, जिसको धक्का दे करके वहां से भगा दिया गया था। उनको सुनने नहीं दिया गया था, उनको कहने का मौका नहीं दिया गया था। मैं नहीं समझता कि मेरी कॉम से ज्यादा राकेश जी, ठीक है प्रदीप जी, ठीक है तीनों पहलवानों को मिला ठीक है राकेश जी, ठीक है ठीक है पीटी उषा के अलग ही नहीं है। ठीक है प्रदीप जी, आप बताइए क्या पापी बोलना उचित था? देखिए तिवारी जी, आप जो बैठ के राजनीति करने लगे ना, ठीक नहीं है। आप दूसरे के शब्दों को तोड़ मरोड़ रहे, ठीक नहीं है। आपने बहुत कुछ बोला तो बोलने को मैं भी कर सकता हूँ। सुन लीजिए, एक सुन लीजिए तिवारी जी, सुन लीजिए, आपको सुना सुनिए। देखिए उन्होंने क्या शब्दों को, आपने उसको घुमा के गोल बॉल बना दी। आपने उन शब्दों को व्याख्या, मैं ये पूछना चाहता हूँ, कांग्रेस टूल किट क्यों चला रही है? कांग्रेस ने फिर से इन आंदोलन जो चल रहा, जो भी ये पहलवान धरने पे बैठे हैं, जिनको आप आंदोलन का रूप देना चाहते हैं, आपने इसमें आंदोलन जीवी क्यों मिला दी अपने? नहीं, आप, मुझे पता है आप कभी हाँ नहीं बोलेंगे, आप, मुझे पता है कभी आप हाँ नहीं बोलेंगे, क्योंकि आप सदैव इस 8-9 साल में सरकार को बदनाम करने के लिए जितने भी टूल किट्स और जितने भी आंदोलन जीवी तैयार करे ना, वो हर जगह विफल हो गए। चलिए ठीक है प्रदीप जी, ये टॉपिक जो है भटक रहा है। ठीक है प्रदीप जी, विपक्ष बार बार जो है, ठीक है मैं पार्लियामेंट पे आ रहा हूँ वापिस। आज जो तिवारी जी बैठे हैं, आज नई लोकसभा राज्यसभा बनी है, नई बिल्डिंग बनी है, तो आज लड्डू खिला के शुभकामनाएं देनी चाहिए। तो ये अपनी टूल किट को यहाँ बैठ के चला रहे हैं। मैंने तो सबसे पहले शुभकामनाएं दिया। नहीं, इसको सुन तो लीजिए। आप कह रहे हैं माइक बंद कर दिया, भैया हाईटेक माइक लगे हुए हैं, आप वो अपने आप चले खड़े होते चलेंगे, आप फिक्र मत कीजिए। ये देश का जो है, जहाँ प्रजातंत्र माइक जो लगे हैं, ये देखने भी बड़े दिलचस्प होंगे अब आने वाले दिनों में। बिल्कुल, पूरा पार्लियामेंट देखने दिलचस्प होगा और वो पूरे देश की जनता के लिए खुलेगा भी। देखेंगे कि मेरे देश के अंदर कांग्रेस आपकी जो ये आपने खड़ा किया है, संसद खड़ा किया है, इसे कांग्रेस कह रही कि व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा वाली परियोजना है, जो है पीएम पर निशाना साधते हुए, ऐसा कांग्रेस ने कहा है। मैं बता देता हूँ, मैं अभी कहा ना, ये टूल किट करने में तैयार माहिर है। देखिए ये जो पार्लियामेंट बनी है, ये जनता की धरोहर से बनी है, जनता के लिए बनी है, जनता के हित के लिए बनी है। ना तो मोदी जी ने विशेष अपने लिए बनाई है, ना भारतीय जनता पार्टी ने अपने लिए बनाई है। और अभी रतन जी कह रहे थे कि पीएम मोदी दोनों हाथ से जनता के पैसे को लुटा रहे हैं। देखिए बिल्कुल सही कह रहे हैं। अभी एक सवाल करा राकेश जी ने, जो तिलमिला गए थे कि इतना पीछे चंद्रबाबू साहब के पास पैसा मिला कि इसे 5-6 पार्लियामेंट मिल जाते, जवाब नहीं दिया। इन्होंने इतनी सारी बेटियों के नाम गिनाए, मगर राजस्थान का मुंह पे नाम नहीं आया बेचारों के। ये जो देश में नंबर 1 राजस्थान है बलात्कार में, वो दलित की बेटियां जो बहुत सारे जो जिनके साथ अस्मत लूट गई, जिन्हें मार दिया गया, उसके लिए कोई शब्द नहीं आया। ब्राह्मण की बेटियों को पहाड़ी से ले आके बलात्कार करा। अभी संसद वाले का आंसर दे दीजिए, जो इन्होंने बोला कि पीएम मोदी दोनों हाथ से जनता के पैसे को लुटा रहे हैं, ये सवाल का जवाब दे दीजिए अभी पहले आप। हाँ बता देता हूँ। देखिए ये मैंने कहा ना, ये टूल किट चला रहे हैं।
मीडिया के माध्यम से। इन्होंने तो ये भी कह दिया कि ये मीडिया जो है ये तो गोदी मीडिया, ये भी सबने बैठ के इन्होंने यही कहा था। उन्होंने पैसे लुटाए नहीं हैं। अगर पैसे लुटाते होते तो ये प्रोजेक्ट जो आज 2020 में शुरू हुआ था और आज 23 में उद्घाटन होने वाला है, तो ये जो है इनके प्रोजेक्ट के 10-20 साल चलता और कई हजार करोड़ रुपए इसकी जो है लागत बढ़ जाती। मैं मित्र को बता दूं, इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जिस चीज का उद्घाटन होगा वो सरकारी कार्यकाल में पूरा होगा। इस सरकारी गारंटी है। कोई प्रोजेक्ट हो, चाहे उत्तर प्रदेश में हाईवे का हो, चाहे आप सेंट्रल विस्टा को, जो मर्जी कह लीजिए आप। हमने जितना दिल्ली के अंदर भीड़ को देखते हुए अंडरपास बनाए, वो इस सरकार में उद्घाटन करके सरकार में ही तैयार करे गए हैं। ये खूबी सरकार की है। इस सरकार ने जहां जहां राज्यों के अंदर ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूशन जो चालू करने थे वो तैयार भी सरकार ने करे हैं, जो कई जगह चालू भी हो चुके हैं और चालू हो जाएंगे। ये तो बेचारे आज तक चिकित्सा सुविधा ही नहीं दे पाई कांग्रेस। कहते हैं ऑल इंडिया मेडिकल हमने बनाया, वो तो शुक्र है इतिहास का, वो हमने पढ़ लिया कि वो पंजाब की राजकुमार जिनकी जमीन पे बनाया गया। नहीं तो जवाहरलाल नेहरू तो अपने कंधा थपथपाते थे कि मैंने बनाया, कांग्रेस ने बनाया, वो भी भरमदूर हुआ। इन्होंने कुछ करा हो तो अच्छी बात है, मगर उस व्याख्यान को ढंग से बताइए तो सही। आपने इतनी गरीबी की बात करी मगर गरीबी के लिए काम नहीं करा। कभी किसानों को उत्थान के लिए कभी जिला स्तर पे डॉक्टर नहीं बैठाए, मट्टी जांच के लिए नहीं बैठाया। किसान की बात करते हो, ये मीडिया, मैं खत्म कर रहा हूँ, लास्ट बिल्कुल खत्म कर रहा हूँ। जिस चैनल पे बैठा हूँ, इस चैनल ने भी बोला, देश के हर अखबार ने बोला कि देश के अंदर 2022 में 21 गुना फसल ज्यादा हुई है। और इससे बड़ा सवाल का जवाब नहीं था, मगर कांग्रेसी संतुष्ट नहीं होते। हर डिबेट में बोलते हैं महंगाई पे बात नहीं करते, किसानों पे बात नहीं करते, हम हर जगह बात करते हैं, आप ही भाग जाते हैं। आप में क्षमता नहीं है बैठने की। ठीक है राकेश जी। नहीं, अगर संसद भवन का उद्घाटन, संसद भवन का बनना पैसे की बर्बादी है, तो मैं यह पूछना चाहूंगा कांग्रेस से कि जो पार्लियामेंट अभी बना हुआ है वो कांग्रेस का बनाया है, लेकिन उसके बगल जो एनेक्सी बनी है ना, संसद भवन एनेक्सी, वो कांग्रेस के कार्यकाल में बना है। क्या वो पैसे की बर्बादी थी? मैं आता जाता रहता हूं, उससे ज्यादा उपयोग तो पार्लियामेंट का भी नहीं हो रहा है जितना एनेक्सी का उपयोग होता है, क्योंकि संसद तो सत्र के टाइम काम आता है, एनेक्सी 12 महीना काम आता है। उसी की परिकल्पना ये संसद भवन है। संसद भवन का पैसा उड़ाना तब होता जब नरेंद्र मोदी अपने लिए फार्म हाउस बना लेते कि भाई अब रिटायरमेंट के बाद मैं इसी में मैं और मेरा परिवार रहेगा और किसी को प्रवेश निषेध है, तो उसको उड़ाना बोला जाता। भाई वो भारत का संपत्ति है। आज नरेंद्र मोदी है, कल नहीं होंगे। अटल जी नहीं थे, चंद्रशेखर जी नहीं थे, मोरारजी भाई नहीं थे, इंदिरा जी नहीं थी, पंडित जवाहरलाल जी नहीं है, तो नरेंद्र मोदी परमानेंट कोई। ठीक है राकेश जी, एक सवाल और। राकेश जी ठीक है, क्या अय्याशी है क्या नहीं है, ये बात की बात रही। पिछली बार देखा गया कि जिस तरीके से संसद में कार्रवाई जो है नहीं चल पा रही थी, बार बार स्थगित हो जा रही थी, नई बिल्डिंग बन जाने से क्या जब उस बिल्डिंग में काम ही नहीं हो पा रहा? नहीं, वो तो संसद के पक्ष और विपक्ष की मिली भगत है। आप एक बात जान लीजिए, संसद का ना चलना सत्ता पक्ष और विपक्ष की मिली भगत होती है। आपको मैं एक उदाहरण दे दूं, जैसे अभी कृषि बिल पर हुआ था, आपको जानकारी होगी कि कृषि बिल जो अभी नरेंद्र मोदी इंट्रोड्यूस किए थे, जिस पर पूरा दिल्ली को घेर लिया गया था, ये वही बिल है जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तो शरद पवार कृषि मंत्री के रूप में लिखे थे। उसमें फुल स्टॉप और कॉमा तक भी नहीं बदला गया था, वही एजेटिक बिल था। बल्कि उसमें नरेंद्र तोमर ने राज्य के मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी नहीं लिखा कि आप इसका समर्थन कीजिए, उन्होंने कुछ कम किया, लेकिन विरोध हुआ और वही कांग्रेस उसका विरोध की। दूसरा उदाहरण, जब एफडीआई इस देश में आ रहा था कांग्रेस के जमाने में 49%, भाजपा संसद नहीं चलने दी कि ये राहुल गांधी का विदेश का पैसा आएगा। जब भाजपा सरकार में आई तो उसको 100% कर दी। तो आप समझिए कि होता क्या है, असल में क्या है कि जब संसद का सत्र खुल जाएगा तो सत्ता पक्ष की नाकामी छुप जाएगी और विपक्ष जब सत्ता में था तो उसकी क्या क्या नाकामियां थी वो धुल जाएगी और बाकी दोनों लोग का काम एनेक्सी में कॉफी टेबल पर बैठ करके स्मूथली चलेगा। यह सोची समझी साजिश होती है देश के करदाताओं का पैसा बर्बाद करने के लिए, क्योंकि संसद के धुलने से
ना तो किसी संसद का भत्ता मरता है, ना ही किसी का तनख्वाह करता है। नुकसान किसका होता है? मेरा और आपका, जो हम लोग टैक्स पे करते हैं, हमारे पैसे से बर्बादी की जाती है। इनका कोई नुकसान नहीं होता। रतन जी, अब रखिए अपनी बात। 861 करोड़ की लागत का अनुमान था, आज 1200 करोड़ से ज्यादा हो गया। लेकिन हमारे दोनों साथी ये नहीं बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी अपने लिए सदन तो नहीं बना रहे, आपने बताया, लेकिन ये भी तो बताइए 8,500 करोड़ के विमान में तो वो विदेश का भ्रमण करते हैं, वो तो बताइए। ये भी बताइए ना कि करोड़ों का सूट पहनते हैं, लाखों का चश्मा पहनते हैं, करोड़ों रुपए विदेश घूमने में खर्च करते हैं, बड़ी बड़ी रैलियों में करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, मन की बात करने में 8.5 करोड़ रुपए खर्च कर देते हैं। ये किसका पैसा है? ये हमारा आपका जनता का पैसा है, जो दोनों हाथों से लुटा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी। और इस देश को ये भी तो बताइए कि 9 सालों में 100 लाख करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कर्जा लिया है। ये भी तो बताइए, जो कर्जा 70 वर्ष तक कांग्रेस ने शासन किया, सिर्फ 35 लाख करोड़ रुपए तक कर्जा लिया था। ये तो बताइए कि आखिर क्या जरूरत हो गई कि आपने 100 लाख करोड़ रुपए लेके पैसे लुटा दिए। राकेश जी जल्दी से अपना, ठीक है, अभी समय का अभाव है। राकेश जी जल्दी से अपनी बात रखिए। ऐसा है ना, आप देखिए, इस बात का कोई मतलब नहीं है कि वो 1 लाख का सूट पहनते हैं। असल में क्या है कि नरेंद्र मोदी अभी देश दुनिया में सर्वाधिक लोकप्रिय जननायक है। वो जो कपड़ा पहन के उतार देते हैं, उसको नीलामी में उनके फॉलोअर करोड़ों में लेते हैं, तो वो करोड़ों का सूट हो जाता है। करोड़ का सूट होता नहीं है, जिस तरह से फिल्मी सितारों चलिए, बहुत बहुत समय का अभाव है। प्रदीप जी, रतन जी, राकेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप तीनों हमारे साथ जुड़े और इस पूरे मुद्दे पर आपने हमारे साथ चर्चा की। फिलहाल मेरे साथ मुद्दे में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एएनबी न्यूज़। नमस्कार।